बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इतने खुशनुमा माहौल में, इतने बढ़िया मौसम में बातचीत करने का जो लुत्फ है, मैं पिछले एक हफ्ते से लगभग एक हफ्ते से मैं नहीं उठा पा रहा था। मुझे भी उतना ही परेशानी होती है जब मैं आपसे यहां ना मिलूं या कहीं ना मिलूं फुटपाथ पर। ये सच मानिए कि मैं लगभग एक हफ्ते के बाद आपसे फिर से रूबरू हो रहा हूं। 2019 के बिल्कुल आखिरी पायदान पर, आखिरी तारीखों पे मैं मौजूद, और 2020 की तरफ निगाह डालते हुए बहुत सारे मुद्दे, सवाल जो आपके दिमाग में 2019 को लेकर हैं, 2020 में भी बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे, जरूर आएंगे। उन सब सवालों को, उन तमाम सारी चीजों को, तमाम सुख दुख को, तमाम संघर्षों को अपने साथ समेटते हुए, आप सबका साथ लेते हुए 2020 की तरफ रुख करेंगे। मुझे मालूम है 2020 में चुनाव होने हैं, दिल्ली में चुनाव होने हैं, बड़ा चुनाव है, सबकी निगाह दिल्ली की तरफ है, जरूर उस पर भी बातचीत करेंगे। कोशिश मेरी ये रहेगी कि दिल्ली की तरफ रुख करें, उन तमाम जगहों पे जो मैं पहले भी करता रहा हूं वहां पर पहुंचूं और बात करूं। लेकिन मैं क्योंकि एक हफ्ते के बाद आया हूं यहां पर, तो मैं चाहूंगा वो जो तमाम सारे लोग हैं, पहले मैं उनसे बात करूं। क्या खा रहे हैं? कुरकुरे खा रहा हूं। अच्छा, ठंड में तुम कुरकुरे की तरह ही हो गए। हाँ जी, बहुत अच्छी, नहीं, बहुत अच्छी बात है, ठंड तो है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कहां से हैं आप साहब? मैं लद्दाख से हूँ, कारगिल से। कारगिल से हैं? कितना टेम्परेचर इस समय कारगिल में? इस टाइम वहाँ पर -29 है। -29, तो यहाँ समझ लीजिए लू चल रही है बस। अब भाई कारगिल में -29, तो यहाँ तो लू ही मानी जाएगी। तो आपको समझ लेना चाहिए, ठंड वंड नहीं, बड़ा टोपा ओपा लगा के जो खड़े हैं ना, बहुत ठंड लग रही है आपको। बिल्कुल ठंड नहीं लगने वाली बात। तो साहब कैसे आना हुआ इधर कारगिल से? एक्चुअली मैं मम्मी पापा के साथ आया हूँ, वो ज़ियारत पे जा रहे हैं, तो मैं उनको सी ऑफ करने आया था। तो ज़ियारत पे जा रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो ज़ियारत पे करने के लिए जा रहे हैं, तो तमाम सारी शुभकामनाएं हैं उनको, और उनका सफल हो यात्रा, मंगलमय हो। और आपको भी वेरी हैप्पी न्यू ईयर कारगिल में, और तमाम सारे लोग जो वहां पे मौजूद है, जो प्रोग्राम देखते हैं भैया जी कहीं, उनको भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम तालिब हुसैन है। तालिब हुसैन साहब, जितनी देर मन लगे, जितनी देर ये ठंडक, वैसे आप तो -29 से आ रहे हैं, तो बहुत जितना भी बर्दाश्त कर सके करिए, और जब लगे कि ज्यादा ठंड हो रही है, काम की तरफ जाना है, तो निकल जाइएगा। क्या नाम है तुम्हारा? आयुष झा। आयुष झा, कहाँ से हैं? कोलकाता से। कोलकाता से? अरे बाप रे बाप, वहाँ तो गर्मी, यहाँ कहाँ, कैसे आना हुआ? ट्रेन से आए। घूमने आए। झा है कलकत्ता का, वो भी, क्या बात है साहब। और जनाब कैसे आना हुआ? ग्वालियर से हम दिल्ली पैदल आए हैं। ग्वालियर से? हाँ, दिल्ली पैदल आए, कुछ हम बताना चाह रहे हैं। आप आ सकते हैं, अंदर आ सकते हैं? नहीं, अभी उधर ही खड़े रहिए, नहीं, थोड़ा झंडा ऊपर रखिए बस। ऊपर पकड़ो। जी जी, देखो साहब, अब ऐसे मैं पानी में डूब रहा हूँ, आप भैया मेरे को बचाइए, पानी में डूब रहा हूँ मैं, आप हाथ पकड़ लीजिए, पानी में डूब रहा हूँ, तो आप ऐसे मेरे में हाथ पकड़ लिया, तो देखो साहब मैं पानी में डूब रहा था, भैया जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो अब मेरे रान जी कौन है? मेरे रान है, आप भगवान के समान हो, मेरे रान है, एक भगवान के समान हो। MP के अंदर मेरा सबने घूम लिया, नेता अधिकारी सबने भटक लिया, मेरी किसी ने नहीं सुनी, मेरा धंधा छीना गया, मकान छीना गया, बच्चे में पढ़ने जाते वो घर पे बैठे हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं भाई। आज तक 3.5 साल लगे, सबसे भटकते भटकते अभी एक ग्वालियर से दिल्ली पैदल आया हूँ। मैं और मेरे जिया बहादुर सिंह कुशवाहा, हम 15 तारीख से ग्वालियर से दिल्ली चले, संघर्ष करते हुए आए हैं। क्या मसला क्या है? मिश्रा साहब, रिश्वत के चक्कर में धंधा छीना, अधिकारी ने, खंड अधिकारी, कलेक्टर आकांक्षा पटेल, खंड अधिकारी गुना, और कलेक्टर गुना राजेश जैन, इन्हें रिश्वत के चक्कर में धंधा छीना। मेरा डंपर 19 लाख का, वो डंपर में खुदाई कहाँ करते थे? नदी अदी की क्या? नहीं साहब, नंबर 1 में कोर्ट से जीत गया मैं, 2 बार कोर्ट से जीत गया। नंबर 1 में चला, वहां से ड्राइवरी करता था मैं, तो मैंने कहा गाड़ी बना ले, लोन लेना चाहा, 2006 में लोन नहीं मिली मेरा, आज तक लोन नहीं मिली। फिर मैंने रिश्तेदार मिलने वाले से कर्जा लिया, कर्जा लेकर मैं एक डंपर बनाया, डंपर बनाकर ड्राइवरी करता और गाड़ी चलाता था। रिश्वत के चक्कर में गाड़ी पकड़ी मेरी 5/11/2016 में, खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल ने, कलेक्टर साहब ने 40 हजार का चालान किया, वो चालान को लेकर फिर मैं कोर्ट आया, कोर्ट से आदेश दिए। गाड़ी क्या हो रहा है? होना क्या है? कुछ और 2 मकान भी लिया, मकान भी, अब तो हमें कुछ नहीं मिले। तारीख बताई, वो तारीख ही मिलती चली जा रही है, कोई न्याय नहीं मिल रहा। तारीख चलो आओ। अच्छा, मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल में 6000 का आत्महत्या हुई, उसमें 72 नंबर मेरा होता,
नहीं ऐसा नहीं, बाथरूम में तुम संघर्ष वाले आदमी हो। संघर्ष किया, इसलिए मेरे नुकसान बहुत हुआ, तो मैंने फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा विदर्भा से। अच्छा चुनाव, हाँ, बिल्कुल जनता को बताने के लिए। उसमें मैं एक बात की थी, एक उसमें वजह थी, एक उसमें वजह थी। अच्छा तुम आओ, अभी मैं बात करता हूँ। आता हूँ साहब, कैसे हैं? ठंडा ज्यादा है? हाँ जी, तो इतना ज्यादा ठंड नहीं है, इतनी ज्यादा ठंड है। -29 के हिसाब से तो लू ही चल रही है जी। कुछ नहीं, ठंड वंड है ऋषि जी, कपड़े पहने हुए उनसे पूछिए जिनके पास तन पे कपड़े नहीं है। हाँ, उनसे पूछिए। बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं जरूर आऊंगा, बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा। जी जी, नहीं धक्का नहीं जी जी साहब। हम जम्मू से आए। जम्मू से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मोदी जी ने हमारे जो दफा 370 तोड़ी है, बहुत अच्छा किया है। 370? हाँ जी। तो उसके लिए हम मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार करते हैं। हाँ। और मोदी जी जैसा कोई भी नहीं। जब में मोदी है तो सब कुछ है जी। और कुछ नहीं। जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। मिल गया घर में? पहचान लिया कि नहीं पहचान पाए? पहचान लिया जी जी। नमस्कार सर, हमारी डिमांड दिल्ली सरकार से है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने 15 जुलाई को अनाउंस किया था कि यहाँ पे स्कूल में 8वीं से 12वीं तक मैथिली भाषा को पढ़ने वैकल्पिक विषय के रूप में आपको शामिल किया जाएगा। यहाँ पे तकरीबन 20% वोटर जो है सो मैथिल हैं, और हमारे पास वैकल्पिक सब्जेक्ट के रूप में 2 सब्जेक्ट है, या तो पंजाबी या उर्दू। हम मैथिली भाषी, जबकि हमारा मैथिली जो है सो कॉन्स्टिट्यूशनल में संवैधानिक भाषा है, और 22 भाषा में एक भाषा वो भी है। तो केजरीवाल गवर्नमेंट ने अनाउंस तो किया, ये बार बार कह रहे हैं कि मैंने जो वादा किया उसको पूरा किया, तो यदि उन्होंने वादा किया तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाल रहे हैं वो? इस समय दिल्ली में सब कुछ बांटा जा रहा है, तो आपकी भी डिमांड पूरी हो और बहुत अच्छा हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे पहले तारुफ कराना चाहूंगा। ऋषि मिश्रा जी मौजूद हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आ रहा हूं। मौलाना साजिद रशीदी साहब कुछ देर में तशरीफ रखेंगे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एसके दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जयराम विप्लव जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर जिलानी साहब मौजूद हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज सुहास शर्मा साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को शुरू करना चाहेंगे। बात दरअसल जब साल के लगभग आखिरी दिन में हो, आज तारीख जो है 30 है, और मौजूद हो, तो बातचीत दरअसल मैंने जो कहा था वही करनी चाहिए थी कि आखिर 2019 में क्या सबक है, क्या कुछ सीखा। लेकिन बहस का रुख बहुत सारे लोग, तमाम सारे लोग बता देंगे कि आज दरअसल जो लड़ाई है वो नागरिकता से पहुंच गई रंग पर, और रंग से बात दरअसल ये है कि प्रियंका जी ने कहा कि भेदभाव हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में, और खासतौर से धर्म के नाम पर। तो ये बात बहस वहां पर चली गई। लेकिन मैं, अगर मुझसे पूछें आप कि आखिर बहस क्या होनी चाहिए आखिरी दिन, तो मैं तो यही कहूंगा कि साहब बहस ये होनी चाहिए कि हिंदू मुसलमान की बहस बंद हो इस मुल्क में। इस मुल्क में वो तमाम सारी चीजें जिन्होंने बहुत कष्ट दिया वो 2020 में ना दिखाई दे। और उसमें से एक ये भी है कि हिंदू मुसलमान और तमाम सारे वो मुद्दे जो लगा कि इररिलेवेंट है, जिनका कोई महत्व तो नहीं है, लेकिन वो लगातार बहस में बने रहे, वो ना हो। लेकिन बहरहाल आज का मुद्दा, आज की बहस यहीं से शुरू करता हूं जी। आज दुष्यंत, महान कवि दुष्यंत का पुण्यतिथि है, उसी पे मैं शुरू करना होगा उन्हीं के लाइन से। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिल रही है, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिल रही है। शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हंगामा करना सिर्फ मकसद नहीं हमारा, और कोशिश है कि सीयत भी बदलनी चाहिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये देश की सूरत और सीयत कब बदलेगी? आप प्रियंका गांधी यदि यूपी में कहीं जाना चाहती हैं, लखनऊ में कहीं मूव करना चाहती हैं, तो आप कहते हैं कि प्रियंका गांधी एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी से मिल नहीं सकते हैं। राजनाथ सिंह कहते हैं कि एनपीआर ही एनआरसी का पहला कदम है। 2014 में 9 बार, 2014 से 2019 में 9 बार पार्लियामेंट में कहा गया है। अमित शाह जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, एनआरसी एनपीआर एनआरसी का पहला कदम नहीं है। तो देश को आप क्यों गुमराह कर रहे हैं? देश को आप गुमराह क्यों कर रहे हैं अमित शाह जी? जवाब देना होगा आपको। जी जी जी, मैं आया। मैं एक चीज और चाहता हूं 2020 में, वो ये हो कि जनता भी आवाज कम करे, हल्ला मचाए कम, और मुद्दे की बात ज्यादा बोले, मुद्दे की बात ज्यादा बोले। जी जी
देखिए, देश में 2019 में जो क्रांतिकारी फैसले लिए गए, आपने जो बहस की शुरुआत की हिंदू मुस्लिम, उसके आधार पर देखिए कि मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम से देश में 370 को जिस प्रकार से रोका गया था वो खत्म हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, देश में अमन चैन कायम है और कश्मीर में भी कायम है। सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर को लेकर के, इतना बड़ा विषय था, आज शांति से हल हो रहा है, देश के मुसलमान भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। अब एक मुद्दा इनको मिला है एनआरसी, एनपीआर और सीए को लेकर भ्रम फैलाने का। आपने देखा कि प्रियंका जी के नहीं जाने का कितना दर्द है इन झूठ फैलाने वाले बहरूपियों का। उनका पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा उस पुलिस अधिकारी ने साफ करके रख दिया। ऋषि आराम से पूरे देश के सामने साफ करके रख दिया कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई थी या नहीं हुई थी। ये लोग चिल्लाते थे कि उनकी एसपीजी क्यों हटाई। कल पूरी दुनिया ने देखा किस प्रकार से अपनी ही सुरक्षा नियमों को ताक पे रखकर वो स्कूटर पर बैठ करके ड्रामा करने चले गए। अरे जिन्होंने, मैं पूछना चाहता हूँ, आज प्रियंका जी ने राम, कृष्ण और शिवाजी की बातें कर रही थी, वो अरे ये वही कांग्रेस, वो शिवाजी पे बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं है? सुन लीजिए, क्यों नहीं अधिकार है? अधिकार नहीं है क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने राम जी के अस्तित्व को नकार दिया हलफनामा देकर। ये वही लोग थे जो शिवाजी के। अच्छा, आप ही का कॉपीराइट है रामचंद्र जी पे? है नहीं, अरे है ना सर, है ना, इसलिए है। प्रभु श्री राम, जब राम सेतु का मसला आया तो यही लोग हलफनामा दे रहे थे कि राम जी का तो अस्तित्व नहीं है, वो तो मिथक है। आज वो कांग्रेस को राम जी की याद आ रही है। पूरा का पूरा केवल सत्ता और कुर्सी हथियाने का खेल है। देश में इनके बहकावे में कोई नहीं आने वाला है। जी, आ गए मेरे भाई, जय श्री राम आ गए, जय श्री राम। भगवान, आप ही का सवाल से मैं जवाब देता हूँ। हाँ। भगवान श्री राम का नाम तो हर कोई ले सकता है। कोई ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, पर जर्रे जर्रे में भगवान राम है, कण कण में भगवान श्री राम। हाँ। पर पश्चाताप के बाद भगवान श्री राम का नाम ले तो उचित रहेगा। जैसे रावण मरते समय हाथ जोड़ के प्रभु श्री राम का नाम लेके माफी मांगा था, वैसे ही जिन लोगों ने भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा था, राम सेतु को तोड़ने की आदेश दी गए थे और कहा गया था कि ये रामायण जो है वो काल्पनिक है, पश्चाताप करे, कान पकड़े और ऐसे करके माफी मांगे, फिर 100 बार राम भजन करे, कोई आपत्ति नहीं है। अरे प्रियंका नेहरू वड्रा जी, आपके आसपास परिंदा भी उड़ नहीं सकता है, मक्खी भी नहीं आ सकता है। मजाल है उस महिला पुलिस कर्मी की कि आपका गले पकड़ ले। अगर गले प्रियंका जी ने कहा कि मेरी सुरक्षा मुद्दा नहीं है। मैं कल क्या बोली थी मीडिया के सामने आके, देखिए मेरे गले पे खरोच आ गया, गला दबा दिया गया। अगर आपका गला दबा दिया गया था तो मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं गए थे? मेडिकल रिपोर्ट करवाने, डॉक्टर को दिखवाने, एफआईआर क्यों नहीं किए थे? आपने एफआईआर किया नहीं, आपने डॉक्टर के पास गया नहीं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। भाई तो एनसाइक्लोपीडिया बन गया है। हम कह रहे हैं राम है तो सीता है। आप प्रतीक जी मानते हैं भगवान राम है तो सीता है? इन लोगों का चाल चरित्र ऐसा है कि परिंदा भी उड़ना भूल जाएगा। चाल चरित्र सुधार लीजिए। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए। आप मेरी बात, प्रतीक जी सुन लीजिए मेरी बात। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। वो राम राम कह रहे हैं। हाँ। आप क्यों राम राम कह रहे हैं? आप कुछ और कहिए, आप मुद्दे पे कहिए। मैं मुद्दे पे, इनको काउंटर झूठ फैला रहे हैं ना। राम है तो सीता है, राम है तो आप लोग है, झूठ का एनसाइक्लोपीडिया आप लोग है। एनआरसी, सीएए और एनपीआर लेके बात कर रहे हैं। अरे सबसे पहले चिदम्बरम से जाके पूछिए। 2019, मैंने कहा कि 2019 खत्म होने को है, 2020 की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन बहस का रुख वही है जो 2018 में था, 2017 में था, 2016 में था। बिल्कुल वैसे ही बहस हो रही है जैसी पहले होती रही। आई एम फ्रॉम वैंकूवर कनाडा। और लिसन हिम, जस्ट लिसन हिम। जनाब अली, मौलाना राशिद जी, यू आर फ्रॉम वैंकूवर। आई एम फ्रॉम वैंकूवर। मेरा सिर्फ यही सारे पैनलिस्ट से सवाल है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी को भी काट के देख लीजिए, किसी का खून का रंग लाल के सिवा कुछ नहीं है। और इसके साथ 2020 में ह्यूमैनिटी शुड प्रिवेल, दैट्स अबाउट इट। मानवता होनी चाहिए, मानवता के मुद्दे होने चाहिए, वही बड़ी बात। जी रुको, मैं आया जी।
सर मेरा ये कहना है कि देश को एकता होनी चाहिए, सबसे पहली बात है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। ये सब कभी भी राजनीति होएगी तो हिंदू है मुस्लिम है हर चीज में ये आ जाती है। अब और तुमने तो भगवा पहन रखा है, पूरे देश में तो बहस इसी पे चल रही है, मुझे मालूम है। मैं आ गया आप कौन? जी सर निश्चित रूप से देश में भारतीयता की बात होनी चाहिए, और जब मानवता की बात करते हैं, सरकार ने 6 प्रताड़ित धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों की बात की, तब ये मानवतावादी क्यों उल्टा उसको रंग देने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल यही है। और आपने पूछा कि प्रियंका जी कह रही थी मेरी सुरक्षा मुद्दा नहीं है, तो देश को बताएं कि लगातार 6 दिनों तक एसपीजी के मसले पर देश का पैसा क्यों बर्बाद किया, क्यों संसद नहीं चलने दिया, क्यों हंगामा किया? मैं एक चीज कहना चाहता हूं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव से बात करो, खाली हिंदू मुस्लिम उसमें देखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जो नॉर्थ ईस्ट से आता हूं, जिसमें सीएए में सारे नॉर्थ ईस्ट अफेक्टेड है। पहले बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये चीज है कि इस देश में आपने सिख ईसाई हिंदू बुद्धिस्ट दे दिया, सही है, लेकिन आप ये भी याद रखिए यहाँ पे तिब्बतन भी है, तमिल रिफ्यूजीज भी है, वो भी हिंदुस्तान का बाउंड्री का अंदर है। अगर आप उसको नहीं देते हैं तो ये साबित हो जाता है कि आप बंटवारा कर रहे हैं, आप दूसरे को हमदर्दी दिखा रहे हैं, उससे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ इसके लिए है कि इस देश का अंदर जो ऑलरेडी आप उसको दे नहीं रहे, तो जो रिफ्यूजी इस देश में आया है, वो चीन रिफ्यूजी हो, तमिल रिफ्यूजी हो, ये तिब्बतन रिफ्यूजी हो, वो भी उतना ही उत्पीड़ित है। जो उत्पीड़ित है आप उसमें आप बंटवारा नहीं कर सकते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान का अंश नहीं था, मैं ये कहूंगा कि अफगानिस्तान कभी था ही नहीं। अफगानिस्तान से पास तो तिब्बतन था, तो तिब्बतन जो 1959 से लेकर आज तक आया है, उसको क्यों सिटीजनशिप नहीं मिलता है? जहां तमिलों की जहां बात आती है, इंडिया श्रीलंका एकॉर्ड यानी कि इंडो श्रीलंका एकॉर्ड, उसके माध्यम से ये तमिल शरणार्थी जितने सारे आए थे, रिफ्यूजीज आए थे, उस एकॉर्ड के माध्यम से उनको स्टेजेस के हिसाब से भेजा गया है। बाकी जितने हैं उनको भेजा जाएगा। इंडो श्रीलंकन एकॉर्ड जाके पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। तिब्बतियन की जहां बात आती है, और ये श्रीमाबू बनन नायक के और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में 1964 में एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन तमिल अरे आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स। ये एग्रीमेंट I am also you show. I know the accord in 90. No, you are talking illogical. राजीव गांधी और जयवर्धने के एकॉर्ड, इंडो श्रीलंकन एकॉर्ड जब आईपी के भेजा गया था, उसी पे मैटर ऑफ फैक्ट आप दिखाओ। मैं क्लॉज एंड फिक्स मैं दिखा सकता हूँ। I know तमाम सारे मुद्दे। मैं जब बहस कर रहा था तो पीछे से आवाज आ रही थी कि ये बात नहीं, मेरे पे तो रोजगार की बात करो। और मेरे कान में बात आ रही थी और पीछे से आवाज आ रही थी नौजवान, मुझे नहीं मालूम वो नौकरी करता है या नहीं करता है, लेकिन वो ये बार बार कह रहा था नौकरी पे बात करो, नौकरी पे बात करो। ऑफ कोर्स 2020 में एक मिनट चुप रहना, चुप एक मिनट चुप रहो। 2020 में जो सबसे ज्यादा होना चाहिए, या जिस पे सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए, वो यही मुद्दा होना चाहिए। रोटी रोजगार नौकरी, ये मुद्दा होना चाहिए, अब बहुत होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐतिहासिक बिंदु हैं, ऐतिहासिक पहलू हैं जिसकी तरफ चकमा साहब इशारा कर रहे थे, जिसकी तरफ दत्ता साहब। मैं उन बिंदुओं पे आऊंगा, लेकिन मैं बात करता हूँ जी जनता से। 2 मिनट अगर हो तो मैं अपना सवाल पूछूं। नहीं 2 मिनट तो बहुत होते हैं। सवाल ये है मेरा, जैसे सारे जनता लोग बैठे हैं, ये नेता और गाड़ी भी बैठे हैं, मुझे ये बताएं कि जब 2000 जो चल रहा है 20 आने वाला है, जीएसटी लगी 18%, सब लोग जानते हैं, सब देते हैं। अगर एक नौकरी पेशा करने वाला अपने 10 लाख की इनकम पे एक बार जीएसटी दे देता है और टैक्स भर देता है, फिर वो बार बार जब मार्केट में जाता है उसी पैसे को जो उसका बचा 7-8 लाख, उससे जब वो कुछ भी करे फिर जीएसटी, आखिर वो पैसा कितनी बार जीएसटी में लगेगा? कुछ ऐसी सुविधा बनाओ एक बार जिससे पैसा ले वापस भी तो आती है, जो आप भरते हैं उसका पैसा। अरे सर, भरने में कितनी तकलीफें होती है ये नहीं पता। उसके बीच में नौकरी चली गई, टर्मिनेट कर दिया। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक सुविधा बना, जिससे तुमने कर लिया
इसका वापस भी तो करो। ये जीएसटी में का कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे। यहाँ क्या जीएसटी तो रिटर्न तो आ ही रहा है। आप रिटर्न फाइल करके रिटर्न लो, आप रिटर्न फाइल करके लो। अब तकलीफ होता है तो तकलीफ तो होगा ही, तकलीफ तो हर जगह है। यहाँ आकर के मैं खड़ा हुआ हूँ, इसमें भी तकलीफ है, तकलीफ तो इसमें भी है। बात यहाँ ये है कि राहुल प्रियंका गांधी का आज जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें उन्होंने क्या कही उन्होंने कि सरकार बदला ले रही है। अरे मैं पूछता हूँ कि वो कौन सा बदला था जब 90 में कश्मीरी हिंदू को भगाया गया था? वो कौन सा बदला था जब 84 में सिंह सरकार हुआ था? वो कौन सा बदला था जब 75 में सारे को इमरजेंसी लगाया था? वो कौन सा बदला था? एक मिनट, तुम्हारी बात कह रहा हूँ, लेकिन चुपचाप सुनना, चुपचाप हटो पीछे। अब क्या नाम तुम्हारा? प्रमोद कुमार साहू। कहाँ के रहने वाले? झारखंड गिरिडीह शहर। आप सोते भी हैं, जागते भी हैं, तो यही प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मोदी, बीजेपी यही सोचते रहते हैं? आप हमें बतावे कि अभी जो बोले कि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, आज प्रियंका गांधी का आप कॉन्फ्रेंस सुनो, वो डायरेक्ट हिंदू मुस्लिम आज बोल रही थी। आज का कॉन्फ्रेंस है, उन्हें साफ झलक रहा था कि वो हिंदू मुस्लिम कर रही है। और ये गेरुआ जो आप बोल रहे नहीं कर रहे हैं थी। हाँ, अदब से, तुम हिंदुस्तान के रहने वाले, अदब से बोला हूँ। मैं राहुल गांधी नहीं हूँ कि वो बोलते हैं आरएसएस चड्डी वाला है। मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, वो राहुल गांधी बोलते हैं कि आरएसएस चड्डी वाला है। ओके, जवाब देना जरूरी है। मैं सवाल तुम्हारा ले रहा हूँ, लेकिन चुपचाप खड़े रहो। मैं लूंगा। नो, मैं इस तरह से सवाल किसी का नहीं लेता हूँ। मैं सवाल लूंगा, मैंने उनका सवाल रखा, चुपचाप। सुहास चकमा जो है सीए को लेके बड़ी संजीदगी से बात रखते हैं। वो फॉरेन तमिल की बात करने लगते हैं, वो फॉरेन बुद्धिज्म की बात करते हैं, तिब्बतियंस की बात करते हैं। इनर लाइन परमिट पे भी इनसे पूछिए, स्पेशल स्टेटस पे भी पूछिए, 6 शेड्यूल पे भी पूछिए इनसे। जो नॉर्थ ईस्ट के पास ताकत है वो उस पे जब आप चर्चा करने की बात करेंगे तो सुहास को लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जो तर्क दे रहे हैं वो तर्क, क्योंकि इन्हें सरकार की मुखालफत करनी है, असम के अंदर भी सरकार की मुखालफत करनी है। और यहाँ तो आपको मालूम है कि जितने भी लेफ्ट विंग के लोग हैं या कांग्रेस और कांग्रेस माइंडेड जो लोग हैं वो हमारे वजीर आजम के खिलाफ हैं। आप बताइए, सीएए में आज के दिन प्रधानमंत्री ने एक सबसे अपील करी है, उनसे एक तरीके से गुजारिश कर रहा है आपका प्रधानमंत्री, और कहता है कि आप सीएए को एक हैशटैग चला के सपोर्ट करने की बात करी है। नहीं, उसमें झूठ बोलने दीजिए। प्रधानमंत्री कोई बात कर रहे हैं तो उसको सुनना चाहिए। मैं बिल्कुल नो, मैं आई वांट टू लव यू। ऋषि आप डिस्टर्ब करते हैं। आप प्रधानमंत्री कोई बात कर रहे हो तो उसको सुनना चाहिए। मेरे लिए सारी चीजें बराबर हैं। नो, आई वांट टू लव यू। देखिए, उन्होंने आज भी जो बात जो नमो ऐप पे आई है, जो तो तमाम जगहों पे उन्होंने सिर्फ 3 इस्लामिक कंट्री को इंक्लूड किया है, इंडोर्स किया है, और वहां से जो लोग आएंगे उन्हीं के लिए नागरिकता का प्रावधान भारत में रखा गया है। तो आप देखिए, अरे आप क्या बात कर रहे हैं यार? आप सिर्फ ये ड्रामेबाजी से डिबेट को खराब करने की कोशिश मत किया कीजिए। आपसे ज्यादा चिल्लाने आता है। लेकिन आप देखिए, इस वक्त 2020 में एक काम और करने वाला हूँ। सारे जितने लोग आते हैं वो सब डिबेट खत्म और यहाँ के लोगों से बात होगी। 2020 में नहीं बात होगी। इतना डिस्टर्बेंस, कोई बात सुनने तक को तैयार नहीं है। इतना दिमाग में कैसे नहीं बात सुनेंगे आप? आई एम कमिंग। 18 दिनों से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें संजीदगी से डिबेट करनी चाहिए। लोग रास्ते पे बैठे हुए हैं, उस पर चर्चा नहीं करते, क्योंकि इन जैसे लोग आके डिबेट को खराब करते हैं। मैसेज नहीं जाता है, मैसेज इस खंड में। No, I'm coming, sir. Coming. The last one, the last panelist. Yeah. सर, मेरा कहना यह है कि हम जिस देश में रहते हैं वो सेकुलर देश है। बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका संविधान भी सेकुलर है। बिल्कुल सर। और देश की जनता ही किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाती है, और देश की जनता के वोट से ही प्राइम मिनिस्टर बनता है जी। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर देश की जनता की बात को नहीं सुन रहा है तो वो कहीं ना कहीं संविधान की भी अनदेखी कर रहा है। जनता को सुनना चाहिए। सर, जो कोई पार्लियामेंट इंडोर्स कर रही है किसी चीज को या किसी को बिल को पास किया, तो क्या वो वो क्या है? सर, पार्लियामेंट के फैसले बहुत बार बदले जा चुके हैं। ऐसा नहीं कि बदले नहीं। लेकिन अफवाह गलत बयानी गलत है। बिल्कुल मौलाना, गलत है। सुनिए, बिल्कुल अफवाह नहीं है। सुनिए, देखिए, सीए जो आया है, मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं आज।
आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, ये बिल नागरिकता देने का है या लेने का है? मुझे एक सवाल का जवाब हाँ या ना में दीजिए। अब सुन लीजिए, ये बिल नागरिकता देने का है, आई एक्सेप्ट, लेकिन कल जब इसके साथ में एनआरसी जुड़ेगी, जैसे आसाम में, सुनिए मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा, कल पूरी बात सुन लीजिएगा। आसाम में अरे रुकिए भारत माता, आप भी तो है हमारी भारत माता। सब भारत माता को जानते हैं यार, मैं भी इसी मिट्टी का पैदा हुआ हूं। मेरा कहना यह है कि जब कल एनआरसी आएगी, एनआरसी आने के बाद जब मुसलमान उससे बाहर होगा, उस मुसलमान को आप क्या विदेशी घोषित कर देंगे? जनाबे अली, आपको ये लगता है कि ऐसा संभव होगा? ऐसा ही होगा। सीए लाने का मतलब ही यही है। मैं आ रहा हूँ, इनसे गुजारिश कर रहा हूँ, नहीं बट इंसाफ करिए, मोहब्बत का है टाइम, मोहब्बत का है टाइम, नफरत मत भेजिए। 18 दिनों से लोग बैठे हुए हैं, गलत नहीं आपकी नफरत की वजह से उनको भड़काया। ये नफरत नहीं है, क्या आपने मुसलमान को निकाल दिया? कहाँ निकाल दिया? अभी आपने कहा नागरिकता देने का है, आपने कहा नागरिकता। अदनान सामी को लिया, आपने अदनान सामी को लिया, ऐसे नागरिक को लिया जिसके फादर ने कारगिल की जंग हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ी। आपको शर्म नहीं आती? क्या बात करते हैं आप पता नहीं क्या बात कहते हैं मौलाना आप क्या बात कहते हैं? मौलाना मैं आप ही। प्रतीक जी, ये सब के सब जो गुमराह कर रहे हैं ना, नेहरू लियाकत अली एग्रीमेंट पढ़ा नहीं था, मुजीबुर इंदिरा गांधी एग्रीमेंट पढ़ा नहीं था, आईएमडीटी एक्ट के बारे में पता नहीं है इनको, हितेश्वर सैकिया ने जो आश्वासन दिया था वो पता नहीं था, गोपीनाथ बोरदोलोई ने जो आश्वासन दिया था वो पता नहीं था, तरुण गोगोई ने जो आश्वासन दिया था वो पता नहीं था। सिर्फ मुझे एक चीज बता दीजिए, देखिए भंडारा सदका खैरात जब जायज है जब मेरा घर चका हुआ हो। मेरा घर भूखा है, मेरे देश के नौजवान, करोड़ों नौजवान सड़कों पर हैं, कारोबार नहीं है। आप देखिए, कारोबार का सवाल पूछिए, वो नौजवान कह रहा है। यही वो लोग थे जिन्होंने ये कहा था कि बाहर के लोग हमारे संसाधनों पर राज कर रहे हैं और ये लोग बाहर से लाकर बसाएंगे। ये लोग बाहर से लाकर। सर हमारा ये सवाल है, 2014 में हमारी जीडीपी 6.4% थी, आज हमारी जीडीपी 4.5% है, उसको 4.5 पे आ गई है। तो सरकार क्या कर रही है? रोजगार हम लोगों को, हम युवा हैं, हमको रोजगार क्या मिलेगा? जायज सवाल है, बिल्कुल जायज सवाल है जी। जनाब मैं खाली ये कहना चाह रहा था, धैर्य रखो। जो आईएलपी और 6 शेड्यूल का बात किया है, वहां पे सबसे ज्यादा प्रताड़ित होंगे हिंदू। जो उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उन हिंदुओं को चाकमाओं के साथ निकल जाएगा। एक दूसरा चीज मैं जो कहना चाहता हूं, क्या जवाब देंगे? वो इसमें लिखा है कि 6 शेड्यूल एरियाज और आईएलपी स्थित से आप सीए का अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो वहां पे गया है उनको आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और एक दूसरा चीज, जो नेहरू और लियाकत अली का एग्रीमेंट है, वो अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं था। अफगानिस्तान वॉज ए सोवरेन कंट्री, वो कभी हिंदू ब्रिटिश राज का कोई पार्ट नहीं था। जवाब देता हूं, 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इन्होंने कहा है ना, क्लॉज 6 सेक्शन 4 ऑफ द आसाम अकॉर्ड, जाके पढ़ ले। ये पढ़ने के बाद इनको पता चल जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि गृह मंत्री जी ने कहा है जो 6 क्लॉज है आसाम अकॉर्ड का, उसको संशोधित किया जाएगा ताकि 6 शेड्यूल के एरिया के बाहर के जो छोटा सा इलाका है आसाम में, उसको भी बाहर रखा जाए। इसके साथ साथ मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि आईएमडीटी एक्ट के क्लॉजेस क्या कहते हैं, जरा बताएं। आईएमडीटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और क्लॉज नॉट एट ऑल। अरे यार, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट करो। और जो क्लॉज 6 आसाम अकॉर्ड कह रहा है, उसको तो उसका पहले 5 क्लॉजेस। आसाम अकॉर्ड का क्लॉज 6 पहुंचने से पहले 5 क्लॉजेस है, जिसको सीए ने पूरा यू टर्न कर दिया, खत्म कर लिया। ये गृह मंत्री की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, गृह मंत्री कुछ कहते हैं, उस पर तो जाना ही बेकार है, क्योंकि इन लोगों ने कहा वो बात मान रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि उसका ड्राफ्ट भी नहीं आया एनआरसी का भी, तो आप बेकार जोड़ रहे हैं। एनआरसी से सीए को जोड़ के आप देख रहे हैं, और उन्होंने कहा कि असम का एनआरसी और देश में। गृह मंत्री कहते हैं पूरे देश में आएगा, वो कहते हैं डिटेंशन कैंप में नहीं है। आसाम में देखे कितने लोग। मैं आ गया आता हूँ जो मैंने बार बार कहा, और वो ये कि ये डिबेट जिसको आपने बेइंतहा प्यार दिया भैया जी कहीन को,
मैं शुक्रगुजार हूं 2019 में और उम्मीद करता हूं 2020 में नए मुद्दे, नई प्लेटफॉर्म और नए तरीके से बातचीत होगी और उसमें वो तमाम सारी आकांक्षाएं और वो तमाम सारे सपने जिन पर बातचीत होनी चाहिए दरअसल उस पर होती हुई नजर आए, ये मैं चाहता हूं और ये हो। शुक्रिया, शुक्रिया। कहां से हैं आप? पंजाब, होशियारपुर। होशियारपुर से जी, क्या बात है, कुछ कहना चाहती हैं? अच्छा लग रहा है देखने के लिए यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही अच्छा लगता रहे बस, और क्या है। आप कहां से हैं? मैं बेंगलोर से आया हूँ। जी, बेंगलोर से। मेरा इन लोगों से सिर्फ एक ही सवाल है। अच्छा। जब आप अपने भाई से किसी सोसाइटी में मिलने जाते हैं, वो आपका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब कुछ पूछता है, तो यहाँ पे इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि आप अपनी एनआरसी या सीए जो आ रहा है उस पर अपने डिटेल्स देने के लिए ये लोग क्यों नहीं देना चाहते अपनी डिटेल्स? क्यों नहीं देना चाहते? मैं बस यही सवाल पूछना चाहता हूँ और मेरा कोई सवाल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम सारे सवाल हैं जी। ऑफ कोर्स मैं आ गया नौजवान तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ मैं। प्लीज वेट जी। सर रहमान राज नाम है मेरा। सर मेरा सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन है यहाँ पर। सर जब से डिबेट शुरू हुई है आपने कहा है कि 2020 में जो है कुछ अलग होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है सर। यहाँ पर सर 2019 में सर हमें ये इतना दुख देके गया है ये साल जो है सर बहुत ज्यादा। अभी सर यहाँ पर सब बोल रहे हैं, अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं सब लोग। सर किसी ने भी बलात्कार के लिए नहीं बोला। सर देश में हर मिनट पे हर घंटों में कितने सारे बलात्कार होते हैं, कोई अपनी बात नहीं रखता। सबने कैंडल जलाए, सब हो गया, खत्म हो गया, उनको फर्जी एनकाउंटर कर दिया, हो गया उनका सब। सर मेरा कहने का मकसद जो सिर्फ ये है कि सर देश में जो है कोई ऐसा सख्त कानून बनना चाहिए कि सर सब कह रहे हैं हिंदू मुसलमान। सर मैं मुसलमान हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूं। बट सर ये सीए, एनआरसी, एनपीआर क्या है ये सब? सर देश को रोजगार दो, बलात्कार जो हो रहे हैं देश में उसके खिलाफ आवाज उठाओ। अभी जितने लोग आ रहे हैं सब अपने शपथ लो यहाँ पे खड़े होके कि सर हम बलात्कार। कहाँ के रहने वाले हैं जनाब आप? मैं सर रामपुर से हूँ सर। रामपुर यूपी रामपुर। ऑफ कोर्स आप जितना हल्ला मचाना चाहें आप हल्ला मचा सकते हैं, आपका मुल्क है, ये आपकी जगह है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप अगर हल्ला मचाएंगे या मचाते रहेंगे तो वो तमाम सारी बातचीत अधूरी रह जाएगी या छूट जाएगी। बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है आपने। सर मैं सर सिर्फ वही कहना चाह रहा हूँ सर, यहाँ पे खड़े होकर लोग अभी उधर से नारे लग रहे हैं जय श्री राम जय श्री राम। सर भारत माता की मैं बोलता हूँ सर, ठीक है, भारत माता की जय, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, बोले भारत माता की जय। और सर मैं बोल रहा हूँ जय श्री राम। बट सर आप मेरे साथ में नारा तकबीर अल्लाह अकबर बोलिए ना साथ में, आप क्यों नहीं बोलते? सर सेकुलर देश है सर, सेकुलर देश है सर, सबको आजादी देता है। ये लोग बोल रहे हैं ना जय श्री राम बोलो, सबको आजादी है। सर मैं मुसलमान हूँ, मेरे को भी आजादी है, मैं नारा तकबीर अल्लाह अकबर बोलूंगा। क्या नाम है आपका? रहमान राज नाम है मेरा सर। रहमान साहब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सर मैं सर सल्यूट करता हूँ आपको, सल्यूट। सवाल ये नहीं है, सवाल इस मुल्क में। एक मिनट जनाब अली, आप कुछ भी हो, आपको एक मिनट वेट करना चाहिए। कुछ भी हो, मैं ये नहीं कहता, दरखास्त नहीं करता कि आपके पास जब माइक आए तो आप जय श्री राम बोलें या मुझे कहें कि मैं बार यही बात कहूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह। जरूरत नहीं है सर, और किसी को लेके दिखाने की जरूरत नहीं। इस मुल्क की एक किताब है और वो है इस देश का संविधान, और वही सबसे बड़ी चीज है। जो आप बार शको शुबा की बात करते हैं उसका जवाब रहमान देता है, और ये सबसे बड़ी चीज है, इस पे गौर करना पड़ेगा। डिबेट को भटकाए ना, डिबेट पे जो सबसे अहम मुद्दा है उस पर विश्वास रखें। ये जो तिरंगा फैला रहा है ना, यही सबसे बड़ी ताकत है। मैं आया ऑफ कोर्स। देखिए मेहमान आ रहे हैं, अच्छी बात है, वो स्वतंत्र हैं अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि हमारे संविधान ने हमें ताकत दी है। तो उनसे मैं कहूंगा कि एक बार दस्तूर और आईन को पढ़ें जरूर। अगर वो पढ़ेंगे उनसे बड़ा कोई गलत बात नहीं कही रहमान ने, कोई गलत बात नहीं। सुन लीजिए, संविधान को बर्बाद कर रहे हैं। देखिए आगे मैं कह रहा हूँ, संविधान और दस्तूर ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पूरे हिंदुस्तान को ताकत दी है। उसी ताकत का मुजाहरा कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको पढ़िए अच्छे से, उसको जितने अच्छे से जानेंगे। देखिए यहाँ बात अल्लाहू अकबर या जय श्री राम की है ही नहीं, यहाँ रोजगार की बात है। ये जो नौजवान खड़ा है ना, जैसे आपने पीछे से आवाज भी सुनी है कि हमें रोजगार चाहिए जी, लेकिन सरकार ने अपने ऐबों पर पर्दा डालने के लिए कुछ ऐसा गैंग तैयार। जनाबे अली,
जनाब आली, हम आपके साथ, मैं आप प्लीज एक मिनट भैया चुप, पीछे चुप हो जाओ ना, डिबेट हो रही है, ऐसे हो नहीं। जनाब आली, मैं आपके साथ कंधा से, एक मिनट भाई साहब, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपके, बिल्कुल आपको हक है, मैं आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आपकी सारे सवाल पूछने के लिए तैयार हूं, लेकिन नौजवान को भटकाइए ना, बहकाइए ना, बहकाइए मत। देखिए, इन्होंने एक ऐसी सोच पैदा कर दी है कि एसएसपी बाकायदा ये कह रहा है कि इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ये कहां से सोच आई है? ये सोच कहां से आई है? अभी यहां खड़ा हुआ एक आदमी ये कह रहा है रहमान का नाम सुन के इनको पाकिस्तान जाना चाहिए। कौन कह रहा? ये सोच गलत है। ये सोच किसने पैदा की है? ये सोच आरएसएस ने पैदा की है। अरे ये मुल्क इसका उतना ही है जितना मेरा है। जी मैं आया रहमान, मैं आया। सर इन्होंने पहले कहा कि संसद को कानून वापस लेना चाहिए। तो नंबर एक, ये मोदी सरकार है, राजीव गांधी सरकार नहीं कि कुछ लोगों, कुछ मजहबी उन्मादियों के बहकावे में आकर अपना कानून वापस ले ले। नंबर एक। दूसरा चीज, आप कह रहे हैं सर लोग सड़कों पर हैं, आप उन लोगों को क्यों नहीं देख रहे? करोड़ों लोग सड़कों पर इसके समर्थन में हैं। आग लगाने वालों की बात ये करेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक करोड़ों लोग जो सीएए का समर्थन कर रहे हैं उसकी बात ये नहीं करेंगे। तीसरी चीज, युवाओं के हाथ में पत्थर मत दो, युवाओं को बस जलाने के लिए आग लगाने के लिए प्रेरित मत करो। आप नौकरियां नहीं देंगे तो युवाओं के हाथ में पत्थर ही आएंगे और क्या आएंगे? जब निवाला नहीं होगा तो क्या करेगा आदमी? उसको खाने के लिए निवाला तो देखिए। प्लीज बैठिए। जेपी आंदोलन समझा, ऋषि जी जेपी आंदोलन समझा होता तो ये तरह की बात नहीं होती। आप बैठिए। लेट हिम स्पीक। नो, गलत बात कह रही थी, आपको मोड़ी मरोड़ी नहीं। जेपी के आंदोलन में हिंसा नहीं हुई थी। आप पढ़िए पहले, आपको नहीं मालूम। ठीक है। अरे ये प्रॉक्सी कांग्रेसी को 26 जून 1975 की काली रात याद नहीं है? क्या किया था इन्होंने? इन्हें शर्म नहीं आती? Let him speak. Please. भैया जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक बात बताओ, जो हमारे देश के अपने मुसलमान हैं, अपने पराए क्या? नहीं, पराए हैं जो हमारे देश से छोड़ के चले गए पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या कहीं, वो पराए मैं समझूंगा। मेरा प्रधानमंत्री भी समझ रहा है, मेरा पूरी सरकार समझ रही है। ठीक है। वो अगर हमारे घर में फिर दोबारा वापसी होती है, ठीक है, जो हमारे मुसलमान भाई या कोई भी हमारा भाई जो इशू है अगर यहाँ से गया हुआ मुसलमान वापस आना चाहता है देश में, क्यों इशू नहीं है? कांग्रेस से बोलिए, इशू से उनसे बोलिए। आप मत कहिए। क्या अगर मुसलमान आना चाहिए तो आना चाहिए, अगर आना चाहिए तो आना चाहिए। सीए पे बात हो रही है। तो वो तो पराया कह रहा है। नो, ये आग लगाने वाले बहुत हैं। आप एक लाइन सुन लीजिए, इनको मालूम नहीं है नागरिकता कानून 1955 में सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, जिसमें कोई भी धर्म का आदमी आ सकता है, एप्लीकेशन देगा, बकायदा स्क्रूटनी होगी, उसको शामिल किया जाएगा। दिक्कत ही नहीं साहब। विशेष परिस्थितियों में युगांडा के लोगों को, श्रीलंका के लोगों को और आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को मिला है। ये है सर, ये है रीजनेबल। आर्टिकल 14 मालूम है? समानता का अधिकार मालूम है? समानता के अधिकार के अंतर्गत ही रीजनेबल क्लासिफिकेशन की व्याख्या है, जिसके माध्यम से देश में आज आरक्षण की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से ये अल्पसंख्यक संस्थान चल रहे हैं, जिसके माध्यम से देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय चल रहा है। सर रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होता है? अनपढ़ों को समझ नहीं आ रहा, हम क्या कर सकते हैं? देखिए, वो जो 6 धर्म की बात है, सुनिए, लेट हिम स्पीक। देखिए, इन्होंने कहा कि मुसलमान को आना चाहिए। अरे भाई साहब, 1947 में हम मजहब के आधार पे मुसलमान चले गए पाकिस्तान, जिन्हें जाना था। जो रहे हैं वो जिना के 2 नेशन थ्योरी को लात मार के रह रहे हैं। इसे बहकाइए मत। ये भारत के भूमि पुत्र हैं और भारत में रहेंगे, और भारत के वजीर आजम इसी बात को
कह रहे हैं कि इनके जैसे लोग जो भड़काने का काम कर रहे हैं वो भड़काए नहीं। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर एक रिफ्यूजी प्रताड़ित श्रीलंका से है और एक रिफ्यूजी बांग्लादेश से प्रताड़ित है, अगर उसको आप क्लासिफाई करते हो, रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही सिचुएशन में है। और दूसरा चीज मैं जो कहना चाहता हूं कि हम माने या ना माने, ये एक ऐसे मुद्दा है जिसमें पूरा देश डिवाइडेड है। उसमें अगर कोई प्राइम मिनिस्टर अगर जाके बात करना चाहते हैं कि इसमें क्या बीच में सुराह मिल सकता है, अगर आप बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसमें कोई छोटा नहीं होता है। ये जरूरी है कि गणतंत्र में बिल पास हुआ है, उसके बाद भी अगर आप दूसरे से बात करते हैं, इससे कोई छोटा नहीं होता है। संवाद जारी है। नॉर्थ ईस्ट जो है पूर्वोत्तर के बहुत छोटे छोटे हिस्से हैं, अलग अलग इश्यू में। बिल्कुल एकदम 2019 का बिल्कुल आखिरी क्षणों में और बात कर रहे हैं। हाँ, मुझे मालूम है आज 30 तारीख है, लेकिन कल मैं शो नहीं करूंगा। 31 तारीख को मेरी मुलाकात आपसे 2020 में होगी। 2020 में मैं यहीं पे मौजूद आपको मिलूंगा और दिल्ली के चुनाव के दरमियान मैं आपको तमाम जगह घूमता हुआ नजर आऊंगा। जी, कहाँ से हैं आप? बॉम्बे। बॉम्बे से आए हैं, दिल्ली घूमने आए हैं? तो यहाँ पे तो दिल्ली का ठंड लेने आते हैं आप मुंबई से। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम दीपक जैन है सर। जैन साहब, क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैं हूँ मुंबई से, मेरा नाम अशोक जैन है और मैं एनआरसी और सीए से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि ये जब मुद्दे संसद और लोकसभा में पास हो जाते हैं और ममता बनर्जी जैसी मुख्यमंत्री वो यूएन में इस मामले को लेके जाती है, तो वो ये मुद्दा ले जाने की बात कहती है, ले जाने की बात करती है, समर्थन करती है, तो वो क्यों नहीं ये मैटर लेके जाती है कि सभी देशों की सीमाएं समाप्त कर दी जाएं? मुझे मालूम है 2019 में तमाम सारे ऐसे मुद्दे रहे जिनको लेकर तमाम आम जनता के बीच में बातचीत के साथ साथ बहस, और ये मुद्दे लगातार बने रहे। मैं एक बार बैठिए खड़े हो रहे चुनाव में क्या दिल्ली में, इस बार चुनाव में दिल्ली में खड़े होंगे क्या? तो बैठिए ना जी। बहस के सिरे को एक बार फिर से जोड़ते हुए मैं ऐसे नहीं पूछूंगा। अगर चुपचाप खड़े होना आता है तब तो बहुत अच्छी बात है। जी दत्ता साहब। जी प्रतीक भाई, वो एक मेरे भाई ने वहां पे बहुत महत्वपूर्ण बात बोला था भगवान राम को लेके और रहीम को लेके। मैं भी कहता हूं कि ईश्वर अल्लाह सदगुरु चाहे कहो श्री राम, मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम, पर जो लोग एक मजहब के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हुए ये कहते हुए कि तुम तो मुसलमान हो, तुमको बाहर किया जाएगा, उस चीज से मुझे आपत्ति है। बंटवारा 1947 में हुआ है। बंटवारा होने के बाद मेरे मुसलमान भाई जितने यहाँ पे रह गए हैं वो भारत के भूमिपुत्र थे, भूमिपुत्र है और भूमिपुत्र रहेंगे। यहाँ के नागरिकों को वंचित नहीं किया जाएगा। जो वहां चले गए थे ना मजहब के आधार पे, उनको यहाँ आने की इजाजत नहीं है। और अगर ये प्रावधान रख दे कि वो भी आ जाए तो फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की क्या आवश्यकता है? सर, पूरे दुनिया का कोई भी नागरिक अगर भारत में शरण लेता है, नागरिकता चाहता है। अभी आपको बताऊं, अभी गुजरात में एक बहन को मिला, क्योंकि वो वैध कागजात उन्होंने दिए। अवैध घुसपैठियों पर प्रहार है, अवैध रूप से भारत में घुस नहीं सकता। शरणार्थियों और घुसपैठियों में अंतर करिए। और यहाँ तक मुस्लिमों की बात है, 600 मुस्लिमों को हमारी सरकार ने 5 साल में नागरिकता दी है। जी अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाए कि जितने लोग एनआरसी से बाहर होंगे उसका क्या करेंगे। ये अभी तक क्लियर नहीं कर पाए। जो ये भविष्य वक्ता है सर, ये संजय की तरह दूरदर्शी है। जो चीज आई नहीं, जिसके नियम नहीं है, जिसके प्रावधान नहीं, उस पर ये कैसे बात कर रहे हैं? अगर मगर से देश नहीं चलेगा। जिस दिन आएगा बहस करना, जवाब दूंगा। ये भ्रम फैला रहे हैं एनआरसी के ऊपर। संविधान की हत्या नहीं की जा रही है। धर्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी क्या? बताइए, संविधान में क्या लिखा हुआ? कौन दे रहे हैं? आप दे रहे हैं। लड़ाई नहीं, आराम से
आराम से आराम से आराम के जाने माने पत्रकार धार्मिक हैं। धार्मिक नहीं नहीं धर्म के आधार पे संविधान में लिखा हुआ है क्या? ये सरकार सुप्रीम कोर्ट जाइए, 56 याचिकाएं गई है, सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा ये कानून सही है या गलत है। जी देखो एक मिनट मैं आ रहा हूँ, आप खड़े रहिए। सर ऋषि मिश्रा जी से सवाल पूछना चाहता हूँ मैं। ऋषि मिश्रा जी से जी सर ऋषि मिश्रा जी से सवाल पूछना चाहता हूँ, ये बोल रहे हैं कांग्रेस की मतलब अच्छी है तो नहीं कांग्रेस अच्छी है या बुरी है इसकी बात नहीं है, तुम अपना सवाल पूछो। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ। सर मेरे पिताजी पैरामिलिट्री में अर्धसैनिक बल में, तो राहुल गांधी हर जगह बात करते हैं कि उनको वो शहीद का दर्जा देंगे, अर्धसैनिक बल मरने के बाद उनको शहीद का दर्जा नहीं देते, असली बात तो ये है। तो आज से 2014 से पहले भी तो उनकी सरकार थी, तब क्यों नहीं दिया शहीद का दर्जा? अब 4 साल में ही देने लग गए वो। ठीक है, ये सवाल तुम्हारा जो है कि कांग्रेस ने 2014 से पहले क्यों नहीं कहा और अब देने की बात कहती शहीद का दर्जा, लेकिन ये सवाल तुम्हारा सरकार से ज्यादा होना चाहिए जो मौजूदा सरकार है। ये इस बहस में ना पड़ो कि कौन कह रहा था कौन नहीं। सवाल ये है कि मकसद हल होना चाहिए जैसे हो। मैं आ रहा हूँ, मैं कर्नाटक से आए हैं, कर्नाटक वाले लोग बहुत सब्र के होते हैं और धैर्य रखते हैं। धैर्य रखिए, सब्र रखिए। ये होनी चाहिए कि 2020 में जब डिबेट हो या बहस हो या बातचीत हो तो वो मुद्दे जो बहुत कष्टकारी रहे, परेशान करने वाले रहे, खासतौर से ये जो हिंदू मुसलमान का मुद्दा, ये बंद होना चाहिए। और इस मुद्दे की जगह वो तमाम सारी बातें जिनको लेकर ये बात कही गई कि रोजगार की हो, रोटी की बात हो, तमाम वो सारे मुद्दे सामने आने चाहिए और डिस्कशन का हिस्सा बनने चाहिए। जी, आज 2019 के एकदम आखिर पे हम जब खड़े हैं तो हम ये सोचते हैं कि इस पर कुछ काम होगा और इस पर बहस की शुरुआत होगी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अर्पिता। अर्पिता, क्या करती हैं आप? मैं अभी तो स्कूल जाती हूँ। स्कूल किस स्टैंडर्ड में? मैं 10th में। 10th में। क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ लगता है कुछ कहना चाहते हैं आप इस पूरे मुल्क पे या कोई बात पर या कोई बातचीत समझ में आती है या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, अभी तो ऐसा कुछ समझ नहीं आता है। हाँ। अभी तो सिर्फ अपने करियर पे ध्यान है कि आगे क्या करना है। 10वें में ही करियर की तरफ ध्यान है? जी, मेरे पापा ने बोला कि पहले अगर करियर के बारे में सोचा जाए तो आगे काफी कुछ करा जा सकता है। तो क्या सोचा है करने के लिए? क्या सोचा है करने के लिए? मुझे तो डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है? हाँ जी। मम्मी ने जब ये तुम बोल रहे हो तो शायद मम्मी है पीछे? हाँ जी। जी जी जी, तो आपने तो इसको रिकॉर्ड कर ही लिया है तो दिखा दीजिएगा बार बार इसको, है ना? जी, थैंक यू सो मच। जी जी जी, हाँ जी। क्या नाम है? मोहित नाम है मेरा सर। कहाँ के रहने वाले मोहित? सर वैसे तो दिल्ली में ही रहने वाला, मंगोलपुरी आना चाहिए पूरा। मैं ये कहना चाहता हूँ देश के लिए कि पत्थर भी तैरेगा तेरे यहाँ का, तू राम लिख दे ईंट पे, सीने पे जो मारता बहादुर समझ लेता, कार है बेटा तू गोली मारे पीठ पे। ये हमारे देश की नौजवान जनता है। मंगोलपुरी। बातचीत ऐसे ही करते हैं। मंगोलपुरी वाले से पूछो क्या हाल चाल है तो पहले 2-4 बार बाल बाल छिड़केंगे उसके बाद बोलते हैं। मैं समझता हूँ। जी, मैंने आपसे पूछा था। जी साहब, कहाँ के हैं आप? जी, आप कहाँ के हैं? मैं प्रयागराज का हूँ। प्रयागराज के। जी, मैंने आज बातचीत का जो अच्छा कर्नाटक। मेरा नाम षणमुख जी हूँ, कर्नाटक से बात कर रहा हूँ, बीजापुर। मैं बोल रहा हूँ नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी है तो हिंदुस्तान है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। मगर मोदी नहीं है तो दुनिया नहीं है। अरे मैं फॉरेन में क्यों गया हूँ? ताशकंद क्या गया हूँ मैं? ताशकंद? हाँ, फॉरेन में घूम के आया हूँ मैं। फॉरेन ताशकंद कैसे जाना हुआ था? घूमने के लिए गया था। इतना अच्छा लगा मेरे को। अरे ज्यादा अच्छा तो लग गया, नहीं तो वहीं फंस जाते। नहीं, ऐसा नहीं। जैसा अपना जो हिंदुस्तान है, जैसा ताशकंद है वैसा हिंदुस्तान होना चाहिए। अभी तो कह रहे थे हिंदुस्तान सबसे अच्छा है। हाँ, सबसे अच्छा हिंदुस्तान है। जैसा अभी देखो, समझा, मैं बता रहा हूँ आपको।